कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज से आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला अब स्टार्ट होने जा रही है विज्ञान सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको पता ही होगा ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है। यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर का तीसरा जो आपका विषय है वो है विज्ञान साइंस है। और इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। तो आज के जो क्लास है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट होने जा रही है। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इस की जो पीडीएफ फाइल है, जैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं IAS अंसारी, तो आपको चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल जो है उसकी लिंक भी मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी आप हमें जुड़ जाएँ, ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। और आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ठीक है, जिसकी सूर्य और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी कितनी है सूर्य की पृथ्वी से? तो ये जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 14.96 करोड़। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछ रहा है जो हमारा सौरमंडल है, तो इस सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है भैया वो कौन सा है? सौरमंडल का कितने ग्रह हैं आपको पता ही होगा, 8। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति। और इसके बाद आपका तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो छोटा ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह छोटा है? सबसे बुध ग्रह सबसे छोटा है, और जो बड़ा ग्रह सबसे है वो है आपका बृहस्पति। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। पृथ्वी का एक जो आपका अपना उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का आपका जो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, उसका नाम है आपका चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा ही है जो इसका प्राकृतिक उपग्रह है। ये आपको याद रखना है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आप यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे से। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है आकाश गंगा किसे कहते हैं? जो आकाश गंगा होती है, इस आकाश गंगा कहते किसे हैं? तो आकाश गंगा जो है वो असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। बहुत सारे जो तारे होते हैं मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। असंख्य तारे, ठीक है, असंख्य, बहुत ज़्यादा संख्या में असंख्य तारे मिलकर यहाँ पर जो है विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश जो तारे हैं वो आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असंख्य यानी कि बहुत सारे तारे जो मिलकर हैं, तारों का विशाल पुंज होता है ये, जिसमें अधिकांश जो तारे होते हैं वो आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्सी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गैलेक्सी कहा जाता है आकाशगंगा को यूनानी भाषा में। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सौरमंडल के ग्रहों के नाम आपको बताना है। तो सौरमंडल के कितने ग्रह हैं ये अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल ही जाएगा। सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो पहला ग्रह आपका बुध, ठीक है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ठीक है, पहले एक और ग्रह था यम, ठीक है, जिसे अब ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी टोटल 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी टोटल 8 ग्रह हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। और अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 7, तारामंडल क्या है? ये तारामंडल होता है, ये तारामंडल क्या है? तो तारामंडल आपका आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आसमान में आकृतियों का यहाँ पर जो समूह है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आकृतियाँ अजीब अजीब तरह की आप आंखों से देख पाते होंगे। तो जो सुंदर आकृतियों का जो रूप में व्यवस्थित है जो तारे, वो इन आकृतियों को ही क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे तारे मिलकर ये के आकृति के टाइप का बनाते हैं, लेकिन रियल में ऐसी कोई आकृति नहीं होती है, वो हमें केवल आंखों से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वही क्या होता है? तारामंडल कहलाता है आपका। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। जो आकाशगंगा है उसके तारामंडल कौन कौन सी आपको बताना। तो आकाशगंगा में तारामंडलों के नाम है वृश्चिक, ओरियन,
सप्तर्षि और कृत्तिका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृत्तिका, ये आकाशगंगा में तारामंडलों के आपके नाम हो गए, ठीक। अगले बढ़ेंगे, अगले यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, छाया क्या है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, जैसे कि एक साइड से अगर लाइट आती हो, रोशनी आती हो और यहाँ बीच में कोई भी चीज़, कोई वस्तु रखी हुई है तो इसकी छाया दूसरी तरफ बन जाती है। तो यही पूछ रहा है कि आखिर ये छाया है क्या। जब किसी अपारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु ऐसी जिसके आर पार कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, एक आर पार कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़े, ऐसी वस्तु क्या कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर प्रकाश यानी कि जो रोशनी है वो नहीं पड़ पाती है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को ही वस्तु की छाया हम बोलते हैं, ठीक है। परछाई भी बोलते हैं इसे, परछाई, छाया, ये एक ही चीज़ है। तो किसे कहते हैं, ये आपकी छाया। आपने जाना कि छाया क्या होती है। अपारदर्शी वस्तु को जब किसी यहाँ पर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर प्रकाश आ रहा होता है तो जो अपारदर्शी वस्तु है वो प्रकाश से आने वाले मार्ग को वहाँ पर रोक देती है और उसका एक यहाँ पर छाया बनता है, प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, इस प्रकाशहीन क्षेत्र को ही वस्तु की छाया बोलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। भैया सूर्य ग्रहण के बारे में हमने बहुत सुना होगा कि भैया सूर्य पर ग्रहण पड़ रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण आखिर होता कैसे है, आज इसके बारे में भी आप समझ लेंगे। यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपका होता है अमावस्या के दिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो ये अमावस्या के दिन होता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, ठीक है। जैसे कि ये सूर्य है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, अर्थ है ये, ठीक है, और ये आपका सूर्य है, सन, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, ये क्या आ गया आपका चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा को किससे डिनोट करते हैं, एम से कर देते हैं, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी आपने काफ़ी सुना होगा, चांद पर ग्रहण लगना, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपका पूर्णिमा के दिन होता है, ये आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है, ये बिल्कुल आपको अपने मन में याद कर लेना है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होगा आपका, पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य, ठीक है, ये सूर्य हो गया आपका, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य, ये आपका चंद्रमा हो गया मून, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो चंद्रग्रहण होता है, ठीक है। क्या होता है, चंद्रग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब आपका क्या होगा, ये होगा आपका चंद्रग्रहण, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, फसल किसे कहते हैं। फसल, फसलों के बारे में अपने पता होगा, फसल जो कि खेतों में उगाई जाती हैं, तो एक विस्तृत क्षेत्र पर, एक बड़े क्षेत्र पर, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक विस्तृत यानी कि एक बड़े से क्षेत्र में एक ही जाति के पौधों के समूह को, जो पौधे उगाए जाते हैं, एक ही जाति के पौधों का जो समूह उगाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आप फसल कहते हैं। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी आसानी से लिख सकते हैं। जरूर नहीं जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किए गए हो आप बिल्कुल सेम टू सेम वही वर्ड लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस अर्थ आपका वही निकलता हो जो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 13 नंबर में, फसल कितने प्रकार की होती है। जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया भी जा चुका है, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल होती है। ये 3 अलग अलग कैटेगरी होती है फसलों की, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं और जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। अभी आप इतना पढ़ सकते हैं कि 3 प्रकार की अभी फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे पूछा जा रहा है सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। सिंचाई की प्रमुख विधियाँ आपकी प्रवाह विधि, क्यारी विधि, क्यारी बनाकर पानी दिया जाता है जिसमें सिंचाई होती है, कुंड विधि, वलय विधि, वार्ड विधि या ड्रिप विधि, ड्रिप विधि में बूंद बूंद करके आपका जो पानी है वो टिपकता है। तो इस तरह से आपकी ये सारी विधियाँ हैं सिंचाई की, खेतों में पानी लगाने की, पौधों को पानी देने की, ये है आपकी विधियाँ, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपका 15 नंबर का, कृषि एग्रीकल्चर के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि जो किसान भाई बहन होंगे उन्होंने तो ये नाम बहुत रट गए होंगे बिल्कुल, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे, जिनके खेत वगैरह होंगे, ठीक है, तो उन्हें सारी चीज़ें पता ही होंगी कृषि के प्रमुख कौन कौन से यंत्र होते हैं जो कि कृषि में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हल होता है, ठीक है, हल आपने देखा होगा, पटेला होता है, बखर होता है, रेक होता है, फौड़ा, फौड़ा तो आपको पता ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं फौड़ा, ठीक है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को तो भैया हर बच्चा जानता है ट्रैक्टर को। हैरो, ठीक है, हैरो हो गया आपका, कल्टीवेटर हो गया, डिबलर हो गया बुआई के लिए, ठीक है।
तो ये सारे क्या होते हैं, ये कृषि के क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये सारे जो यंत्र हैं ये यूज किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। अगर पेपर में 1 नंबर का ये सवाल आता है तो आप 2 या 3 यंत्रों के नाम लिख देंगे, तभी आपको एक जो नंबर है वो आसानी से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर याद कर लें, जितने आपके याद रह जाएँ पेपरों में उतने आप लिखने, जरूरी नहीं कि बिल्कुल गिन कर सारे आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4-5 लिख देंगे तभी आपका काम चल जाएगा, आसानी से नंबर जो है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना अगला सवाल है, मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटान, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। और वृक्षारोपण जो है वो मृदा अपरदन को रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वृक्षारोपण क्या है? अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि मृदा का कटान ना हो पाए, मृदा अपरदन ना हो पाए, ठीक है। तो मृदा के एक स्थान से, यानी कि जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हट जाती है तो इस हट जाने को ही मृदा अपरदन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? जो बीज होते हैं, खेतों में बीज बोए जाते हैं, इसकी प्रमुख विधि और प्राचीन विधि ही आपसे पूछा गया है। तो ये होती है हाथ से छिटकावा विधि, ठीक है। हाथ से आपने देखा होगा, जो किसान भाई बहन होंगे हाथ से छिटकते हैं खेत में जो भी बीज होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर आपकी छिटकावा विधि है उसके द्वारा बीज को खेतों में बोया जाता है। तो जो छिटकावा विधि है प्रमुख विधि है और ये एक प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में लोग इसी तरह से बीजों को बोते थे। अभी तो आपको पता ही है बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं बीज बोने की, ठीक है। तो उनसे बीजों को बो दिया जाता है, उससे क्या समय की बचत हो जाती है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख रहे होंगे आप यहाँ पर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर का, कार्य किस प्रकार की राशि है? ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है और पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, क्या होता है? केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा पता नहीं चलती है कि ये काम किस दिशा में हो रहा है, दिशा है ही नहीं उसमें। तो कैसी राशि होंगी? वो अदिश होंगी। लेकिन जिसमें परिमाण भी होगा और आपका दिशा भी होगा, ठीक है, दिशा भी हो गया, तो वो सारी राशियाँ कैसी होती हैं? वो होती हैं आपकी सदिश, ठीक है। जिसकी बल क्या होगा? बल आपका होगा सदिश। बल किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा, किसी ना किसी दिशा में लगेगा, बल क्या होगा? सदिश राशि होगी। वहीं आपका अगर हम यहाँ पर समय की बात करें, समय की बात करें, तापमान की बात करें, तापमान की बात करें, तो ये आपकी अदिश राशियाँ होंगी। इसमें आपको किसी भी तरह की डायरेक्शन यानी कि जो दिशा है उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। समय किसी दिशा में नहीं होगा, तापमान किसी दिशा में नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद जो वेग होता है, वेग, ठीक है, वेलोसिटी, ये आपकी सदिश राशि है। वेग में भी एक दिशा होती है, एक दिशा में वेग होता है, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश और अदिश में आपको बस एक ही अंतर ध्यान रखना है। सदिश वो राशियाँ होती हैं, सदिश वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती हैं। ऐसी राशियाँ आपकी सदिश कैटेगरी में आती हैं। और अदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है और दिशा का जो ज्ञान है वो नहीं होता है, वो आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। ये आपको याद रखना है। तो कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 19 नंबर का। 19 है MKS, माँ का सा का नंबर, जो यहाँ पर माँ का सा लिखा हुआ है, अगर ये आपके समझ में नहीं आ रहा तो ये इस तरह से लिखा हुआ है MKS, ठीक है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? वर्क, कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया। और ये ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़े थे इससे पहले क्लासेस में, अगर आपने पढ़ी होंगी, क्लासेस अटेंड की होंगी, तो वहाँ पर भी आपको बताया गया था। MKS पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला सवाल इस क्लास का ये अंतिम सवाल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहन, ताकि इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहें, ठीक है। परीक्षाओं में और कहीं से कुछ नहीं आता है, बस इसी तरह से सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है वो एकदम धमाकेदार तरीके से करा दी जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि बल क्या है? फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या है? बल आपसे पूछा जा रहा है। बल अभी मैंने आपको बताया था, ये एक प्रकार की सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, किसी पदार्थ को करने में, ठीक है, जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बल का अगर ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाता है ऐसा ही पद्धति में, तो ये न्यूटन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही पद्धति में बल का जो मात्रक रहता है वो न्यूटन होता है। और अगर आपसे MKS पद्धति में पूछा जाए तब भी बल का मात्रक न्यूटन ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन, ठीक है। और 1 न्यूटन 10 to 5 के यहाँ पर बराबर होता है,
ठीक है, 10 के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पर देख सकते होंगे, दूसरी जो नॉर्मल आसान भाषा में लिखी हुई है, व्यवहारिक कारक जो वस्तु को प्रारंभिक अवस्था को बदल देता है। व्यवहारिक कारक जैसे कोई भी चीज़ है, बल लगाकर आप इसे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, या लुढ़काकर विस्थापित कर देते हैं, तो यही जो बाहरी कारक होता है, ठीक है, वही आपका बल होता है। ठीक है, व्यवहारिक कारक जो वस्तु को प्रारंभिक अवस्था को बदल देता है। वस्तु जिस प्रारंभिक अवस्था में पहली अवस्था में थी उसकी अवस्था को चेंज किया जा रहा है और वो दूसरी अवस्था में पहुंच जा रही है, तो उस बाहरी कारक को ही हम बल कहते हैं। बल किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, ये आपको याद रखना है। तो बल किस तरह की राशि है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है, बल एक सदिश राशि है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।